रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम एक सीधी सादी सी लड़की थी और बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे, जिसके बाद उसकी चाचा चाची ने उसकी परवरिश की। नीलम की चाचा का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी चाची बहुत ही तेज और अत्याचारी थी, जो कि नीलम को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी। नीलम, अरे ओ नीलम, कहाँ मर गई नास पीटी? जी चाची जी, कहिए क्या काम है? अरे इतनी देर से कहाँ थी? कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे। चाची जी रसोई में काम कर रही थी। सुबह से रसोई में ही लगी पड़ी है, अभी तक तेरा काम खत्म नहीं हुआ है क्या? घर में और भी काम है, वो सब क्या तेरा बाप करेगा? चाची जी बस अभी कर देती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ये सारा काम खत्म करके मेरे लिए खाना भी तो बनाना है, भूख लगी है मुझे। कमला रोज इसी तरह से नीलम को तंग किया करती। कमला की अपनी भी एक शालू नाम की बेटी थी, जिससे वो बहुत प्यार करती, लेकिन उससे वो कभी भी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। एक दिन कमला की बेटी शालू का पैर फिसलने से वो जमीन पर गिर जाती है। उसके पैर में थोड़ी सी खरोच आ जाती है। नीलम, ओ नीलम, जल्दी बाहर आ। हाय मेरी बेटी शालू, बहुत दर्द हो रहा है ना? रुक, अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे कहाँ मर गई नीलम की बच्ची? नीलम रसोई में खाना बना रही थी। कमला की आवाज सुनकर वो जल्दी से वहाँ जाने को होती है, तभी गलती से उसका हाथ गैस पर रखी कढ़ाई पर लग जाता है और उसमें रखा सारा तेल नीलम के हाथ पर गिर जाता है, जिससे नीलम का हाथ जल जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है और बाहर जाती है, लेकिन तब भी कमला को अपनी बेटी शालू की चोट नजर आ रही थी, ना कि नीलम का जला हुआ हाथ। कहाँ मर रही थी नासपीटी? जा जल्दी से डॉक्टर को लेकर आ। देख, मेरी बेटी के पैर में चोट लग गई है। लेकिन चाची जी मेरा हाथ। क्या हाथ हाथ लगा रखा है? दिखाई नहीं देता? मेरी बच्ची दर्द से करहा रही है। जल्दी जा, डॉक्टर को लेकर आ। ठीक है चाची जी, मैं अभी जाती हूँ। नीलम जल्दी से पास के क्लिनिक जाती है और डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर शालू को देखकर कहती है, ये क्या कमला जी, आपकी बेटी को तो बस थोड़ी सी खरोच आई है, इसके लिए मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? इस पर थोड़ी सी दवाई भी लगा देती तब भी ठीक हो जाता। डॉक्टर साहिबा, आपको क्या पता, ये मेरी एकलौती बेटी है, इसे कुछ भी होता तो मुझे भी दर्द होता है, इसीलिए आप दवाई दे दो ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। जितने भी पैसे चाहिए ना मैं आपको दूंगी, बस मेरी बेटी का पैर ठीक हो जाए। डॉक्टर अपने बॉक्स से निकालकर एक छोटी सी गोली खाने के लिए उसे दे देती है, लेकिन तभी उसकी नजर नीलम के जले हुए हाथ पर जाती है और वो कहती है, नीलम, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? दिखाना। कुछ नहीं डॉक्टर, ये तो ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। अरे कैसे कुछ नहीं, देखो तो कितनी बुरी तरह से तुम्हारा हाथ जल गया है। जल्दी यहाँ बैठो, मैं दवाई लगा देती हूँ, वरना तुम्हारा हाथ बहुत दर्द करेगा। डॉक्टर साहिबा, इसे दवाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और तू जाकर कुछ लगा ले इस पर। जल्दी से घर का सारा काम कर। ये क्या कह रही हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इसका हाथ कितना जला हुआ है? अगर उस पर दवाई नहीं लगे तो उसके हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है। अरे होने दो, वैसे भी ये किसी काम की है नहीं, हम बस इसे पाल रहे हैं किसी जानवर की तरह। मर जाएगी तो एक खर्चा कम होगा। सच में कमला जी, आपकी सोच कितनी छोटी है। अपनी बेटी को एक खरोच आने पर आपने अपने घर को सर पर उठा लिया, लेकिन यहाँ जब आपकी भतीजी पर बात आई तो आपका रवैया ही बदल गया। नीलम, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर नीलम को अपने साथ क्लिनिक लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। जब नीलम वहाँ से वापस आती है तो कमला उसे घूर कर देखती है। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू अब मेरी इजाजत के बिना किसी के भी साथ कहीं भी चली जाएगी? नहीं चाची जी, वो डॉक्टर जी खुद अपने साथ लेकर गई थी मुझे। तुझे रोटी हम डालते हैं या वो डॉक्टर ने? रुक, अभी तो तेरा हाथ कम जला है, अभी मैं तुझे पूरा जिंदा जलाऊंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। इतना कहकर कमला नीलम के हाथ को खोलते हुए पानी में डाल देती है, जिससे कि उसका हाथ और जल जाता है। नीलम दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। नीलम के चाचा घर आते हैं और
पानी पीने जब रसोई में जाते हैं तो वहाँ नीलम को रोते हुए देखकर उसका हाल पूछते हैं, पर नीलम उन्हें नहीं बताती कि कमला ने आज उसके साथ क्या किया। लेकिन राघव अब सब समझ जाता है और इस बात से परेशान हो जाता है कि नीलम को इस नर्क भरी जिंदगी से अब कैसे निकालें। उसके पास एक ही रास्ता था कि वो नीलम की शादी कर दे। कुछ दिनों तक बहुत ढूंढने पर उसे नीलम के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिलता है। कमला, ये देखो, ये लड़का हमारी नीलम के लिए बिल्कुल सही है ना? क्या कहा? नीलम के लिए? तुम्हें हर बार उस नीलम की ही चिंता क्यों लगी रहती है? कभी तो अपनी बेटी के बारे में भी सोच लिया करो। वो भी तो शादी के लायक हो गई है। अरे उसकी भी शादी कर देंगे, लेकिन पहले नीलम की होगी, क्योंकि नीलम उससे बड़ी है। नीलम नीलम नीलम, तुम्हें तो बस उसी की पड़ी रहती है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं उसे अपने पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ दहेज के अंदर, समझ गए ना? इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बीतते हैं। राघव लड़के वालों से बात करके नीलम की शादी पक्की कर देता है और कुछ समय बाद नीलम की शादी हो जाती है। नीलम की चाची दहेज में पैसे देने से मना कर देती है, इसीलिए अब उसकी शादी सीधे सादे तरीके से होती है। शादी के समय तो नीलम के साथ कोई भी सामान नहीं भेजा जाता, लेकिन शादी के कुछ समय बाद अब उसकी सास नीलम को परेशान करने लगती है। एक दिन जब नीलम घर का काम कर रही थी तो उससे गलती से कुछ बर्तन गिर जाते हैं और गुस्से में उसकी सास किचन में आती है। हाय राम, सत्यानाश हो इस लड़की का। मेरे घर के बर्तन ऐसे तोड़ती है जैसे सारे बर्तन इसके चाचा चाची ने दिए हो। दहेज में तो फूटी कौड़ी नहीं लाई, और जो मेरे घर का सामान है उसे भी नाश करने में लगी पड़ी है। माँ जी, गलती से हो गया, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। अभी साफ कर देती हूँ। अब तो बोल दे कि तेरे चाचा चाची ने शादी क्यों इतनी जल्दी कर दी, और शादी में कुछ दिया भी नहीं, क्योंकि तेरे लक्षण ही ठीक नहीं थे, तभी उन्होंने तुझे हमारे सर मार दिया। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मेरे चाचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी भलाई के लिए ही मेरी शादी आपके घर में कराई है। हाँ, वो तो पता चल ही रहा है कि कितना प्यार करते हैं, तभी तो दहेज में एक पैसा नहीं दिया। नीलम चुपचाप अपनी सास के ताने सुना करती और कुछ नहीं कहती। मीनू अपनी बहू को ताने दिया करती, लेकिन अब वो अपनी भड़ास निकालने के लिए उसके साथ मारपीट भी करती। मीनू नीलम से दहेज लाने को कहा करती। एक दिन मीनू अपनी बहू को मारकर अपने बेटे की दूसरी शादी करने का प्लान बनाती है ताकि उसे बहुत सारा दहेज मिल सके। मीनू नीलम के सर पर पीछे से वार करती है और नीलम के सर से ज्यादा खून बहने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। मीनू को लगता है कि अब उसकी बहू मर गई है और वो उसे अपने घर के पीछे एक कब्र खोदकर उसके अंदर दफना देती है। लेकिन ऐसा करते हुए उसे पड़ोस का एक आदमी देख लेता है और उसको मीनू की इस हरकत के बारे में अब वो सबको बता देता है। और जब लोगों को ये पता चलता है तो सभी उस कब्र को खोदते हैं तो उसमें से जिंदा नीलम निकलती है। ये देखकर सभी हैरान थे। हाय राम, ये कलमुही अब भी जिंदा है? ये कैसी सास है? एक तो बहू को जिंदा कब्र में दफना दिया, ऊपर से उसे कोस रही है। अरे ऐसे लोगों को तो पुलिस को दे देना चाहिए। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मीनू को पकड़कर ले जाती है। शांति देवी की तिजोरी पैसों के मामले में खाली रहती थी, लेकिन उसका घर भरा रहता था अपने 5 बेटों और उनकी 5 बीवियों से। कावेरी, नंदिनी, मधु, सुमन और माधवी 5 बहुएं भी अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। ऐसे ही एक शाम शांति का बड़ा बेटा राघव काम से घर आकर अपनी पत्नी कावेरी से कहता है, कावेरी, मैं आ गया, जरा पानी ला दो पीने को। जी लाई। कावेरी रसोई से पानी लाकर देती है। तभी वहाँ शांति भी आती है, जिस पर कावेरी पानी देने के बाद अपने पति से कहती है, जी सुनिए, मेरे मायके में मेरी चाची की लड़की की शादी है तो हमें न्योता आया है। साथ ही इस बार मुझे शादी में पहनने के लिए नई साड़ी दिला दीजिएगा। कावेरी, कैसी बात करती हो? मेरे इस घर के हालातों को तुम अच्छे से जानती हो।
हम 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, यही हमारे लिए खुशी की बात है। ऐसे में मैं तुम्हें नई साड़ी कहाँ से दिला पाऊंगा? लेकिन मेरे मायके में पहली शादी है। अगर मैं ऐसे पुरानी साड़ी पहनूंगी तो मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे? मुझे ससुराल में ढंग के पहनने को कपड़े नहीं मिलते, शादी वगैरह में तो पहनने के लिए चाहिए ही ना। बहस मत करो, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अगर खाना देने का मन हो तो वही ले आना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। राघव वहाँ से चला जाता है और कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो भी उनको पोंछते हुए रसोई में निकल जाती है। ये सब देख रही शांति खुद से कहती है, मेरी बहुएं हालातों के सामने कितना समझौता करती है, पता नहीं भगवान हमारी दशा कब सुधारेगा। इतना कहने के बाद बात खत्म नहीं होती। शांति देवी की बाकी बहुएं भी अपने अपने पतियों से नई साड़ी की डिमांड करती है, वो भी बनारसी साड़ी। ये सब सुनकर एक सुबह शांति अपनी 5 बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो बहुओं, मैंने सुना है कि तुम 5 को ही नई साड़ियाँ चाहिए, लेकिन तुम 5 इस घर के हालात अच्छे से जानती हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो और नई साड़ियाँ भी आ जाए। पर कैसे माँ जी, इन्होंने तो हमें साफ मना कर दिया साड़ी दिलाने से, तो हम कहाँ से ले नई साड़ी? और हम 5 को ही बनारसी साड़ी लेनी है, उसको पहनकर कम से कम अमीरों वाली फीलिंग तो आती है। सही कहा नंदिनी ने माँ जी, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें मिलेगी। मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन 5 को अलग अलग साड़ी दिलाने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए 5 बहुएं एक बनारसी साड़ी ले लो। पर माँ जी, हम 5 एक ही साड़ी को कैसे पहन सकती हैं? पहन सकती हो। देखो, बड़ी बहू को 3 दिन बाद जाना है शादी में, तुमको 5 दिन बाद एक फंक्शन में जाना है, नंदिनी बहू को अगले हफ्ते। ऐसे तो तुम 5 एक ही साड़ी को पहनकर जा सकती हो। अभी के लिए हाँ कर देती हूँ, जब साड़ी आ जाएगी तब उनको अपने पास रखने का कोई तरीका खोज लूंगी। पर माँ जी, ऐसे बनारसी साड़ी बार बार धुलने से पुरानी नहीं हो जाएगी। बहू, एक साड़ी लेंगे तो अच्छी लेंगे, और बनारसी साड़ी का रंग सालों साल एक जैसा रहता है, नया का नया। अपनी सास की बात पर 5 बहुएं एक ही बनारसी साड़ी के लिए मान जाती है। अब कुछ ना होने से तो यही होना अच्छा था। अगले दिन 5 बहुएं अपनी सास के साथ शॉपिंग पर जाती हैं और एक महंगी सी बनारसी साड़ी लेकर आती हैं, और घर आकर सब अपने अपने कंधे पर बार बार लगाकर देखती है, जिस पर कुछ ही देर में झगड़ते हुए कावेरी कहती है, लगा लेना तुमने सब अपने कंधे पर, अब साड़ी दो। मुझे शादी में जाने के लिए सामान पैक करना है, तो ये साड़ी भी डालनी है। हाँ हाँ दीदी, पता है, पहला नंबर आपका है इस साड़ी को पहनने का, लेकिन इतना ध्यान रखना, साड़ी ले आना और पानी से मत धोना, ड्राई क्लीन करवा लेना। हाँ हाँ, सही कहा। 2 दिन बाद कावेरी अपने मायके जाने के लिए ससुराल से निकलती है और अपने मायके की शादी में बनारसी साड़ी पहनकर खूब रौब दिखाती है। ऐसे ही एक एक करके 5 बहुएं अलग अलग फंक्शन में वही बनारसी साड़ी पहनकर अपनी गरीबी की हालत को छुपाते हुए रौब जमाती है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब शांति की बहन के बेटे की शादी के न्योते पर शांति अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, अगले हफ्ते मेरी बहन के बेटे की शादी है, तो हम सबको वहाँ जाना है, तुम सब तैयारी कर लेना। पर माँ जी, हमारे पास तो एक ही बनारसी साड़ी है, तो 5 कैसे जा सकती हैं वहाँ? देख लो बहुओं, आपस में निर्धारित कर लो कि वो साड़ी कौन पहनेगा, कौन पुरानी साड़ी पहनेगा। अगर ये हमें निर्धारित करना है तो इस साड़ी को मैं कैसे पहनूंगी? 5 बहुएं बहुमत करने का फैसला लेती है, लेकिन 5 ही खुद को वोट देती है, जिससे फैसला नहीं निकल पाता। जिसके बाद नंदिनी कहती है, देखिए, वो बनारसी साड़ी इस वक्त मेरे पास है, तो अब जिसको भी पहननी है वो मेरे से चुरा लो। कैसे भी शादी के 1 दिन पहले तक वो साड़ी जिसके पास हुई वो ही वो साड़ी पहनेगा। बोलो, मंजूर है? चुरा तो मैं लूंगी ही, मुझे मंजूर है। मुझे भी। मेरे होते हुए मैं वो साड़ी तुम्हें नहीं पहनने दूंगी। मैं भी साड़ी को हासिल करने के लिए पूरी जान लगा दूंगी। 5 कमर कस लेती हैं साड़ी को हासिल करने की। एक तरफ नंदिनी सबसे छुपाते हुए अपनी अलमारी में साड़ी को ध्यान से रखकर अलमारी को ताला लगाकर अपनी कमर में चाबी का गुच्छा छुपा लेती है, तो दोपहर के वक्त नंदिनी के सोने पर मधु चुपके से उसकी कमर से चाबी चुराकर वो साड़ी अपने कब्जे में ले लेती है।
तो ये सब सुमन देख लेती है, जो मधु पर नजर रखकर उसके कमरे से साड़ी चुराने में कामयाब होती है। तभी कुछ छुपा कर ले जाते हुए कावेरी सुमन को देख लेती है, जो उसके पास आकर कहती है, सुमन, क्या छुपाया है तुमने अपने पीछे? दिखाओ जरा। अगर दिखा दिया तो दीदी झपट्टा मारकर ये साड़ी ले लेंगी। नहीं नहीं सुमन, कुछ कर। सोफे के पास खड़ी सुमन पीछे हाथों में छुपाई साड़ी को नीचे गिराकर चुपके से अपने पैरों से उसको सोफे के नीचे खिसका देती है और उसके बाद अपने खाली हाथ आगे कर कावेरी को दिखाकर कहती है, देखो दीदी, है ही नहीं कुछ, आप तो खामखा शक कर रही थी। अच्छा तो जाओ, रसोई में माँ जी की चाय बना दो, उन्होंने मांगी है। जी दीदी, अभी यहाँ से जाती हूँ, इनके जाते ही पहले सोफे के नीचे से साड़ी उठाऊंगी। सुमन वहाँ से जाने का नाटक करके दीवार के पीछे छुप जाती है और सोफे के नीचे गिरी बनारसी साड़ी पर नजर रखती है। तभी कावेरी सोफे के नीचे झुककर साड़ी निकाल लेती है। ये देखकर सुमन भागकर आकर कहती है, तो अपनी साड़ी के लिए मुझे चाय बनाने के लिए भेज दिया, ये साड़ी मुझे दो, मैंने चुराई है मधु दीदी से। बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इतने में वहाँ नंदनी और मधु भी आती हैं और साड़ी को कावेरी और सुमन के हाथों में देखकर कहती है, मेरे कमरे से साड़ी चुराई कैसे? ये मैंने चुराई थी बड़ी मुश्किल से, नंदिनी दीदी के कमरे से। मेरी साड़ी मुझे दो। मैं लूंगी इसे तो। इतने में पांचवी बहू माधवी भी वहाँ आती है और पांचों मिलकर साड़ी को पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींचने लगती है। इतने में ही वहाँ शांति आती है और शांति के आते ही साड़ी इतनी बुरी तरह फटती है कि पांचों के हाथों में साड़ी के फटे हुए टुकड़े आते हैं और वो पांचों दूर दूर जाकर गिरती है। ये देखकर शांति बोलती है, अरे वाह मेरी 5 बहुओं, वाह! इस घर के हालातों का पता होते हुए भी तुमने इतनी महंगी साड़ी के चीथड़े उड़ा दिए। और थोड़ी तो शर्म करती, साड़ी के लिए लड़ते लड़ते ही साड़ी कुर्बान कर दी। अब पहनना पाचो पुरानी साड़ियाँ, कोई एक पहन लेता तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ जी हमें माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या होगा, इतनी महंगी साड़ी तो बर्बाद हो गई। मैं तो कहती हूँ साड़ी के फटे हुए रुमाल तुम पांचों बना लो, कम से कम बनारसी साड़ी नहीं बनारसी रुमाल तो ले ही लोगी तुम हाथों में पकड़ने के लिए। शांति की इस बात पर पांचों बहुओं का सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन शादी में जाने से कुछ दिनों पहले पांचों के पति उनको अलग अलग थोड़ी सस्ती ही सही लेकिन बनारसी साड़ी लाकर देते हैं और अब पांचों बहुएं अपनी अपनी बनारसी साड़ी पहनती हैं और उनको साड़ी के लिए आपस में लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि अब पांचों एक दूसरे की साड़ी बदल बदल कर पहनने लगती हैं, ताकि लोगों को लगे ना कि इनके पास एक ही बनारसी साड़ी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।